हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर हीरा, केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट एंड जेई कैटेगरी। तो बच्चों, आपका जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, इसमें आज आपका लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये पढ़ लिया था। अब जो थर्ड आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी आएगी वो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो चलिए बहुत अच्छे से समझेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको इसको समझने में प्रॉब्लम भी आती है, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, कंफ्यूजन होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में भी आप समझोगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपका चैप्टर है। आपका जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच ई जी से भी इसे डिनोट करते हैं, राइट। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है वो देखिए। डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। होता क्या है, जब भी आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, अभी तक आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आयोनाइजेशन एनर्जी में आप हमेशा क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकाल रहे थे। बट ठीक अपोजिट करना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। आयोनाइजेशन एनर्जी का रिवर्स कर दो, इलेक्ट्रॉन को अब ऐड करो एटम के अंदर, तो उसमें एनर्जी रिलीज्ड भी होती है और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड भी होती है। मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों टाइप की ये प्रोसेस होती है। कब एनर्जी रिलीज्ड होगी और कब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी, आगे मैं आपको केसेस बताऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखिए एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या होता है? गैसियस स्टेट में ऐसा एटम जो किसी भी अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स से घिरा हुआ नहीं हो। मतलब एक एटम अकेले रखा हुआ है, बिल्कुल अकेले। अगर उसके आसपास एटम्स रखे होंगे, आसपास एटम्स, तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निकालेंगे तो वो एक्यूरेट निकल के नहीं आती। इसलिए हमें आइसोलेटेड गैसियस एटम चाहिए। मतलब एक ऐसा एटम जो अकेले रखा हुआ हो और गैसियस स्टेट में हो, राइट। तो इसे क्या कहेंगे? आइसोलेटेड गैसियस एटम। एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब भी होती है, रिलीज भी होती है। जब भी आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज भी होगी, एब्जॉर्ब भी होगी। उसे आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक थी। हमेशा एनर्जी आपको देना ही पड़ेगी जब भी आप एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। कौन? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। डिपेंड करेगा, केसेस बताऊंगी मैं आपको कब एंडोथर्मिक होगा, कब एक्सोथर्मिक होगा। चलिए यहाँ से समझिए, ये एटम है, गैसियस स्टेट में है। आपने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। एक्स एक एटम है, इसमें आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। जैसे आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो एनायन बनेगा और यहाँ पर ये डेल्टा एच एनर्जी रिलीज होगी। डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। एच हमें क्या बताता है? सिर्फ एच हीट कंटेंट को बताता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा एच क्या है? चेंज इन एंथैल्पी, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन है, ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं? सी प्लस डी। तो यहाँ पर देखिए अगर डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब हीट जो है वो रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। हीट या एनर्जी बात एक ही है, दोनों एक ही टर्म है। तो जो एनर्जी है या हीट है आपकी रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डेल्टा एच अगर नेगेटिव आ रहा है इस रिएक्शन में, ऊपर वाली रिएक्शन में ए प्लस बी आपको क्या दे रहे हैं? सी प्लस डी। अब यहाँ पर देखिए सेकंड जो रिएक्शन है एक्स प्लस वाई, ये मिलकर एक्स वाई बना रहे हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है ये समझिए। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब आप एनर्जी दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो? उस रिएक्शन के लिए एनर्जी दे रहे हो। मतलब एनर्जी जो है या हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी एंड हीट इक्विवेलेंट टर्म है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया।
अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसमें आपको एनर्जी रिलीज होगी, राइट। और जो आपका डेल्टा एच पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अब हम इसको समझेंगे। आपने क्या किया, एक्स आपके पास ये एटम है, एक्स इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनायन बना। एनायन जब बना तो एनर्जी रिलीज हुई। जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, मतलब एक एटम है उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हो। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एनायन बन जाएगा। एनायन बनेगा तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसलिए डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, राइट। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, डेल्टा एच ईजी लिखा है, तो आप क्या समझोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया है। तो यहाँ पर अगर ये निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब रिएक्शन कैसी है आपकी, ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो गई। यहाँ पर डेल्टा एच ईजी वन जो है वो नेगेटिव है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। इसी तरह अगर आप दूसरे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड होती है, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड होगी, राइट। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ डेल्टा एच ईजी लिखा है, तो आप क्या समझोगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे हैं ये हमसे। अब देखिए यहाँ पर ये एटम है, आपको पता है एक्स एटम है, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा बीच में, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ऐड किया है एक्स एटम में। तो आप जब भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो दो फोर्स काम करते हैं। कैसे फोर्स काम करते हैं, दो फोर्स काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो अट्रैक्शन होता है और एक रिपल्शन होता है। अट्रैक्शन किसके बीच में लगेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए जो न्यूक्लियस पे ओवरऑल चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे कैसा फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, ये अट्रैक्शन फोर्स है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्शन लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है और दोनों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्शन होगा। अच्छा, जब अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम में आकर ऐड होगा। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी तो ऐड होगा इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर। अगर रिपल्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन क्रिएट कर रहा है तो ये तो दूर भाग जाएगा, कैसे जोड़ोगे, जोड़ ही नहीं पाओगे आप। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अट्रैक्शन ज्यादा ही मिलेगा आपको, तभी आप ऐड कर पाओगे। अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा है, तो ये दूर भाग जाएगा, फिर नहीं ऐड हो रहा, राइट। अब देखिए यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में आकर ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये पढ़िए, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम, दो तरह के फोर्स काम करते हैं। फर्स्ट है रिपल्सिव बिटवीन इलेक्ट्रॉन, है ना, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है। सेकंड देखिए, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन होता है किसके बीच में होता है, न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द केस में अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, तभी ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में आकर जुड़ेगा। यहाँ पर मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन लगता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, रिपल्शन होगा। अगर रिपल्शन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा दूर,
जुड़ नहीं पाएगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तभी तो आप इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम के अंदर जोड़ोगे, तभी तो जुड़ोगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अट्रैक्टिव फोर्स जो है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जुड़ रहा है, राइट, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होगी। जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगी। अब एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, राइट। अब नेगेटिव या पॉजिटिव में आप कंफ्यूज हो गए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एनर्जी ज्यादा। अभी मैंने आपको सिर्फ इतनी ही बात बताई है, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना। आगे मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव साइन में जितना भी कंफ्यूजन है वो दूर कर दूंगी, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये बात आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जुड़ेगा, एटम के अंदर जुड़ेगा तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी। जब भी कोई चीज जुड़ती है, अट्रैक्शन होता है, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। ये बात आपको याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख गए तो काम हो गया, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। When electron is added to an atom, फर्स्ट रिपल्सिव फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, सेकेंड फोर्स जो लगेगा वो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आकर जुड़ेगा, एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। क्लियर हो गई ये बात, ये समझना सबसे ज्यादा टफ था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात चल रही है। यहाँ पर एटम के अंदर हमने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। अब जब हम उसी एटम के अंदर जो एनायन है, ये एनायन बनाते हैं, यहाँ पर इसी एनायन के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो उसे आप क्या कहोगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस एनायन में आपने ऐड किया है, देखिए यहाँ पर प्लस ई, इस इलेक्ट्रॉन को आपने क्या किया, इस एनायन में ऐड किया। तो यहाँ पर देखिए पहले से ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब हमने फर्स्ट निकाली थी तो एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया था। अब जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा। अब क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया था तो ये वाला भी रिपल्शन क्रिएट कर रहा है और ये वाला भी रिपल्शन क्रिएट कर रहा है। अब जो रिपल्शन लगेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में वो ज्यादा लगेगा, अट्रैक्शन से ज्यादा। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन क्रिएट कर देंगे। अब जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे एटम के अंदर तो मुश्किल होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना अब मुश्किल होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और वो ज्यादा है अट्रैक्शन से। तो आप क्या करोगे, अब आप इलेक्ट्रॉन को अगर एटम के अंदर ऐड करोगे तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी आपको देना पड़ेगी। मतलब आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो सेकंड वाली है वो क्या है, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब एंडोथर्मिक होती है इन नेचर। फर्स्ट आपकी एक्सोथर्मिक थी लेकिन सेकंड वाली क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। सेकंड वाली आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक है। बट कुछ केसेस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कैसी होती है, एंडोथर्मिक, जैसे नाइट्रोजन है और बेरिलियम है। इस टाइप से मैं आपको आगे बताऊंगी केसेस, वहां पर क्यों होती है उसका भी रीजन बताऊंगी। तो आप समझ गए ये वाला। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सपोज ये एक्स एटम था, यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो ये क्या कहलाएगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एक्स नेगेटिव बना, फिर आप दोबारा फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे एक्स नेगेटिव में, तो ये क्या कहलाएगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर x-2 बन गया। अब यहाँ पर फिर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस तरह जैसे सेम आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लिया था, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी,
सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालते चले जा रहे थे और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमें मिलती जा रही थी। इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो एटम के अंदर, एनायन के अंदर, तो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिलती जा रही है। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी, ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ऑलवेज एंडोथर्मिक। देखिए यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एटम की हो, ऑलवेज एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्यों है? पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी क्यों दे रहे हो? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स की वजह से है, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहे, आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन लेने ही नहीं चाहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं चाहेंगे। जब लेना नहीं चाहेंगे तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी। भाई जबरदस्ती करोगे किसी के साथ, वो लेना नहीं चाह रहा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो आप, जबरदस्ती ऐड कर रहे हो, और वो लेना नहीं चाह रहा, जबरदस्ती कर रहे हो, तो आपको एनर्जी तो देना पड़ेगी। जैसे ही आप एनर्जी दोगे तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा HeG2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव था, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था? पॉजिटिव। अगर आपसे कंपेयर करवाया जाए पॉजिटिव नेगेटिव साइन है तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। आप कहोगे मैम आप कह रहे हो कि इसमें से कौन सी ज्यादा है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हम ऐसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप कैसे कंपेयर करोगे? मैग्नीट्यूड कंपेयर करोगे। मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पर, हमेशा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो एनर्जी आप दोगे वो ज्यादा होती है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी उससे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है फर्स्ट से। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव साइन हटा दो, मैग्नीट्यूड वाइज बात चल रही है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर आपसे कहा जाए कि नेगेटिव और पॉजिटिव को कंपेयर कीजिए तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट वाली मैंने आपको बताया नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड वाली ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के हिसाब से आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे कहूंगी आप मैग्नीट्यूड कंपेयर करो तो आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो सेकंड वाली ज्यादा है, हमें देना ज्यादा पड़ती है, सेकंड वाली में एनर्जी देना ज्यादा पड़ती है और रिलीज्ड कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड वाली ज्यादा होती है किससे? फर्स्ट वाली से। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है ये भी आप समझ गए। ओके, अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? डेल्टा HeG1 प्लस डेल्टा HeG2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप आपस में ऐड कर रहे हो तो ये पॉजिटिव होती है, मतलब ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होगी? ये वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये पॉजिटिव है, सेकेंड वाली ज्यादा है पॉजिटिव में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, नेगेटिव में कम है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव निकल कर ही तो आएगी, पॉजिटिव में ज्यादा है, तो ये ग्रेटर देन जीरो होगी। अगर आप इन दोनों का सम करोगे फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो जीरो से ज्यादा निकल के आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव है। आई होप आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आगे मैं आपको और बताऊंगी नेगेटिव पॉजिटिव साइन के बारे में, तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, ये समझ गए आप तीनों पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, वो देख लीजिए। फर्स्ट है Z, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव साइन जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? जो आने वाला जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब इजीली
इलेक्ट्रॉन एटम से जुड़ जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होगे मैम नेगेटिव साइन आप ले सकते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव आपको सिर्फ एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? अगर नेगेटिव साइन है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेगेटिव पॉजिटिव साइन सिर्फ आपको क्या बता रहा है? रिएक्शन के बारे में बता रहा है, प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। क्लियर हो गया? डेल्टा एच ई जी सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो भी इंक्रीज होगा, राइट? क्या होगा? इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा ई जी बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एटम से इजीली जुड़ जाएगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकेंड देखिए, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, नेगेटिव साइन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ओवरऑल ज्यादा हो रही है। आप सोचोगे यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव साइन में मतलब ज्यादा बढ़ रही है तो मतलब मैथ के अकॉर्डिंग कम, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। ऐसा नहीं है, मैथ के हिसाब से नहीं सोचना। मैंने सिर्फ आपको ये बताया नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस, और मैग्नीट्यूड के बारे में सोचना है आपको। सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में जब भी बात आ रही है मैग्नीट्यूड के बारे में सोचोगे, मैथ के हिसाब से आपको नहीं सोचना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, यहाँ पर भी ज्यादा होगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। थर्ड देखिए, अगर शेल बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा। शेल बढ़ रहा है, शेल ऐड होते चले जाएंगे। तो अब जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, दूरी बढ़ गई तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। वैसे भी नॉर्मल लाइफ में आपको पता है, नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, अगर कोई इंसान आपसे दूर हो जाता है तो आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लेते, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं रखते, तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। दूर जाने से क्या होता है? अट्रैक्शन कम हो जाता है। अगर शेल ऐड होगी तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम हो रहा है तो इसका मतलब जुड़ेगा भी मुश्किल से। जब अट्रैक्शन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। फोर्थ देखिए यहाँ पर सिग्मा, सिग्मा क्या है? स्लेटर कांस्टेंट, मतलब सिग्मा के बारे में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? ये अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर ये रिपल्शन होता है। तो अगर रिपल्शन ज्यादा है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है सिग्मा से, स्लेटर कांस्टेंट से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। अगर ये ज्यादा है मतलब रिपल्शन ज्यादा है तो ये इसको दूर धक्का देके भगा देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर भगा देगा, जुड़ नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी, अट्रैक्शन कम हो गया इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो गई। अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। होता क्या है, एटम के अंदर एलिमेंट्स का डिफरेंट एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आता है। आपको पता है जैसे नाइट्रोजन है उसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है, बेरिलियम है फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, S2 में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर देखिए हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे चेंज करती है वो देखिए। फर्स्ट केस है यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है ही, 1s2 2s2 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब यहाँ पर p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन एटम के अंदर यहाँ पर क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, तो ये लेना नहीं चाहेगा, ये कह रहा है कि मैं पहले से ही स्टेबल हूँ, मेरे पास p में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मेरा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये मैंने आपको बता दिया था जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहले ही पढ़ा दिया है।
हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है मेरा और मैं पहले से स्टेबल हूँ, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद नहीं करता। अब आप ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालोगे, ज़बरदस्ती आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो नेक्स्ट शेल में आएगा 1s 2s 2p 3s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो नेक्स्ट शेल में जाने के लिए आपको एनर्जी भी ज़्यादा देना पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगी। तो ये लेना नहीं चाहता, लेना पसंद नहीं करता, ज़बरदस्ती डालोगे तो शेल चेंज हो गई, थर्ड एस आ गया ना, 3s, थर्ड शेल आ गई। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगी, जबरदस्ती एनर्जी देना पड़ेगी। ये लेना नहीं चाह रहा, ये कह रहा है मैं हाफ फिल्ड हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मेरे पास जो शेल है वो पूरी तरह से हाफ मतलब भरा हुआ है, ये ऐसे, ये पी है, ये 2 है, यहाँ पर 3 है, ये हाफ फिल्ड के फॉर्म में भरा हुआ है, फुल फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड है। मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती दोगे तो भाई एनर्जी दो मुझे, तभी लूंगा। तो जब आप इसको एनर्जी देते हो, इस इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए, नाइट्रोजन को डालने के लिए नाइट्रोजन में, तो आप क्या करते हो, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो। तो इसलिए आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर पॉजिटिव आती है नाइट्रोजन के केस में। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, पी में 3 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो थर्ड शेल ऐड हो गई, थर्ड शेल में जाएगा 3s में, राइट। तो आप समझ गए। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, आप समझ गए क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी जो p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल, वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। तो यहाँ पर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये भी तो रख रहे हैं। मैम आपने कह दिया नाइट्रोजन में ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो डेल्टा Heg पॉजिटिव है। समझ में बात आ गई, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। बट ये फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ये सब भी तो p में 3 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, ये भी हाफ फिल्ड है, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर है। इन सब का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ रहा है, NH2 NP3 आ रहा है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब p हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पर देखिए, बट यहाँ पर होता क्या है, डेल्टा Heg आपकी नेगेटिव होती है, मतलब ये एनर्जी रिलीज करेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एनर्जी ये रिलीज क्यों कर रहे हैं और यहाँ पर एनर्जी देना पड़ रही है, डेल्टा Heg पॉजिटिव है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप सेकेंड पीरियड में आप जाओगे तो होता क्या है, एलिमेंट सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। आपने कभी 2d सुना है, नहीं सुना होगा। 2s होता है, 2p होता है, 2d नहीं होता, राइट। अब जब आप थर्ड पीरियड में आओगे तो क्या होता है, यहाँ पर फास्फोरस स्टार्ट हो गया, थर्ड पीरियड से क्या स्टार्ट हो गया, फास्फोरस स्टार्ट हो गया। 4 तो 5 6 7 सबके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। डी जो ऑर्बिटल है वो आपका थर्ड पीरियड से ही स्टार्ट होता है, 3d। पहली बार जो डी आएगा वो 3d आ गया, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल में आप क्या कर रहे हो, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हो, जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको आप वैकेंट डी ऑर्बिटल में दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं तो ये इजीली ले लेते हैं, राइट। लेकिन बहुत इजीली भी नहीं लेते, लेस नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा Heg क्या होता है, लेस नेगेटिव होता है। देखो यहाँ पर ये फास्फोरस है, यहाँ पर ये फास्फोरस है, P15। तो यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p, यहाँ पर 6 है, 3s2 3p3। तो यहाँ पर कितने होगा, 15 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पर 3d भी होता है, बट नाइट्रोजन के साथ क्या प्रॉब्लम थी, नाइट्रोजन के साथ प्रॉब्लम थी, देखिए यहाँ पर 2d नहीं होता, 2d पाया ही नहीं जाता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए ये जो आउटर शेल है, आउटर शेल है, ये सिर्फ इतनी ही है, s और p सब शेल आएगा आउटर शेल में, मतलब सेकेंड जो शेल है उसमें s और p सब शेल आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड शेल है, यहाँ पर s भी आ रहा है, p भी आ रहा है, d भी आ रहा है, और आप आगे तक जाओगे तो d यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो आगे वाले में तो होगा ही होगा, ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, उसमें तो डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे।
तो यहाँ पर देखिए ये शेल चेंज नहीं हो रही है। अब जो इलेक्ट्रॉन आप डालोगे तो यहाँ पर जाएगा, डी के पास जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब आप नाइट्रोजन में दे रहे थे तो आप 3s में देते, तो यहाँ पर शेल चेंज हो गई, ये 2 है और यहाँ पर ये 3 है, शेल चेंज हो रही है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, राइट, एनर्जी ज्यादा लगेगी, ये लेने ही नहीं चाह रहा, तो पॉजिटिव है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट यहाँ पर क्या होता है, देखो शेल चेंज नहीं हो रही, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, समझ रहे हो पूरी बात, एस पी डी यहाँ से स्टार्ट है। तो यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से किसमें, फास्फोरस है, नाइट्रोजन के बाद जितने भी एलिमेंट है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस है, ये सब में क्या है, डी ऑर्बिटल्स है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा ये आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये लेना नहीं चाहते, लेकिन 3D होने की वजह से ये ले लेते हैं, इसलिए इसकी क्या होती है, लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज तो होगी, एनर्जी रिलीज तो होगी बट बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ओवरऑल नेगेटिव में होती है बट लेस होती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ के साथ क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल है यहाँ पर भी ये डी ऑर्बिटल्स वैकेंट, तो लेस नेगेटिव है डेल्टा Eg की वैल्यू, बट ये पॉजिटिव है, ये लेने ही नहीं चाहता नाइट्रोजन, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, राइट। अभी यहाँ पर नोबल गैस देखिए, एक्स्ट्रा स्टेबल या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये तो आपको पता है। नोबल गैस में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं नोबल गैसेस में, तो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए जीनॉन है, ये नोबल गैस है, यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे जीनॉन एटम के अंदर तो यहाँ पर Xc नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पर भी क्योंकि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नोबल गैस का NH2 NP6, तो आउटर मोस्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, देखो 2 और यहाँ पर 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं पूरे। तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता। अगर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, जबरदस्ती आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो फिर एनर्जी दोगे आप, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब एंडोथर्मिक है, एनर्जी आपको देना पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखिए 6 है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। पेनिट्रेशन इफेक्ट में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पास क्या होता है, एस सब शेल है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। तो एस सब शेल जो है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होती है, सबसे ज्यादा नजदीक कौन सी होती है, एस सब शेल। फिर उसके बाद यहाँ पर पी होता है, फिर यहाँ पर ये डी दूर होता है, एफ सबसे दूर होता है। अब जो सबसे पास है मतलब एस सबसे ज्यादा पास है, तो इसका मतलब क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो भी तो सबसे ज्यादा लगेगा। तो एस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब यहाँ पर देखो बेरिलियम है, इसका एग्जांपल 1s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4, इसका 4 इसका क्या होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर ये 1s2 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए s जो है वो फुलफिल्ड है, s ऑर्बिटल आपको पता है, एक होता है s सब शेल में, एक s ऑर्बिटल होता है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, मतलब ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। अगर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, जबरदस्ती अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इसका मतलब 2p1 करना चाहोगे आप। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2p1 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये कहेगा कि मैं फुल फिल्ड था, आपने मुझे फुलफिल्ड रहने नहीं दिया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहने नहीं दिया। 2p1 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये अनस्टेबल हो गया, फुलफिल्ड नहीं रहा ना, s2 था ये फुलफिल्ड था, अब ये फुलफिल्ड थोड़ी ना रहा, ना हाफ फिल्ड रहा, तो ये अनस्टेबल हो गया, या फिर आप कह सकते हो लेस स्टेबल हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया।
तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता। हर कोई क्या चाहता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें और लेस रिएक्टिव रहें। स्टेबल जितना ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा लेस रिएक्टिव होंगे। अब जबरदस्ती आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो यहाँ पर बेरिलियम को, ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन था, तो ये लेना नहीं चाहेगा। अब जब लेना नहीं चाहेगा, आप जबरदस्ती दे रहे हो, तो एनर्जी तो देना पड़ेगी। एनर्जी दोगे तो ये एंडोथर्मिक है। एनर्जी आप दोगे तो इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव है, तो मतलब कम है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो यहाँ पर ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, SPDF। ये पेनिट्रेशन इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, जितने भी सेकंड ग्रुप के मेंबर हैं उनमें पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है, मतलब एस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है एस इलेक्ट्रॉन पे, मजबूती से पकड़ के रखता है ये। आप और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो लेना नहीं चाहेगा, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी। एनर्जी देना पड़ेगी मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, मतलब कम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेना नहीं चाह रहा ना। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब हमने ये सारी कंडीशन पढ़ ली, फैक्टर्स पढ़े थे हमने, फिर उसके बाद सारी कंडीशन पढ़ी है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पर मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में बताया, नोबल गैसेस के बारे में बताया, पेनिट्रेशन इफेक्ट बेरिलियम सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में लगता है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है ना, बेटा मांगे कार्य स्कूटर बाप रे, इसमें लगता है सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में। तो यहाँ पर देखिए नोट है, नाइट्रोजन है, नोबल गैसेज है, नोबल गैस में मतलब हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये सब क्या है, जीनॉन वगैरह, ये नोबल गैसेज हैं। इनका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। नाइट्रोजन फैमिली का हाफ फिल्ड, नाइट्रोजन जो फैमिली है उसके बारे में पूरे बारे में बता दिए। सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और बाकी सबकी नेगेटिव में होती है, बट लेस होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेस होता है बाकी सबका नाइट्रोजन फैमिली में, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबल गैस में क्योंकि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, पॉजिटिव में होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेना नहीं चाहते ये इलेक्ट्रॉन को। एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ए, मतलब बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, और ये सारे आगे तक के एलिमेंट, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते, इनका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, पेनिट्रेशन इफेक्ट भी लगता है यहाँ पर। तो ये इन सब की एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ये लेना नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन को, इसलिए पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर ली, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है मैम, तो कुछ नहीं, दोनों एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एनर्जी का टर्म है, एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, दोनों एक ही बात है। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंडिकेट करती है हाउ स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्ट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। अभी तक मैंने आपको बताया एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। एटम का न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जितना ज्यादा अट्रैक्शन है, जितने इजीली वो जुड़ रहा है, जितना इजीली जुड़ रहा है वो, तो उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, एनर्जी रिलीज होगी जितना इजीली जुड़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, हाउ स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्ट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो किस तरह से ये अट्रैक्ट कर रहा है, कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को एटम, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, एटम का इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है, ये कितना स्ट्रांगली एटम अट्रैक्ट कर रहा है एडिशनल इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, इसे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। अ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इलेक्ट्रो एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है, strong attraction and greater tendency for an atom of gain an electron। इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज्यादा है, ठीक है, एटम की मतलब ऐसे समझो, एटम जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा कर रहा है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है,
मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ईजी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी। जितने अच्छी तरह से एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। नेगेटिव में वैल्यू आएगी, नेगेटिव में वैल्यू वो ज्यादा आएगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी। राइट। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड है ए लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, लेस नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ईजी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू या फिर तो पॉजिटिव हो या लेस नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होता है, कम एफिनिटी है। एटम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना नहीं चाह रहा, अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, इंडिकेट वीकर अट्रैक्शन टू गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक ही बात है। यहाँ पर नेगेटिव का टर्म ये नहीं है कि नेगेटिव में अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। मैथ के हिसाब से नहीं सोचना आपको। आप कैसे सोचोगे मैथ के हिसाब से, आप कैसे सोचते हो कि नेगेटिव में अगर वैल्यू ज्यादा आए, नेगेटिव में अगर वैल्यू ज्यादा आए तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। ऐसे सोचोगे, ऐसे नहीं सोचना, गलत है। मैथ के हिसाब से नहीं सोचना, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं केमिस्ट्री, है ना। अगर मैथ के हिसाब से ही सोचेंगे तो केमिस्ट्री पढ़ने का फायदा क्या हुआ, तभी तो समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है, सिर्फ एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में बता रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। अगर डेल्टा एच ईजी नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, नेगेटिव में अगर डेल्टा एच ईजी की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो आप कैसे समझोगे, वैल्यू ज्यादा है डेल्टा एच ईजी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है। क्लियर हो गया। तो आपको कभी भी नेगेटिव साइन देके कंफ्यूज नहीं होना। आप नेगेटिव साइन जैसे ही देखोगे तो आप समझ जाओगे कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो देखना है आपको। मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। भाई जितना अच्छी तरह एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन को लेकर एफिनिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी अट्रैक्शन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी तो ज्यादा होगी। रिलेट हो गया, ऐसे रिलेट करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मोर नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। मोर नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा है। अब यहाँ पर पॉजिटिव है अगर आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव है या लेस नेगेटिव है। नेगेटिव में मतलब मैग्नीट्यूड कम है तो लेस नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, कम है ये, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपकी कम होगी। याद रहेगा ऐसे। बहुत अच्छे से समझा दिया है, बच्चों के समझ में नहीं आता इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, कंफ्यूज हो जाते हैं, मैथ के हिसाब से सोचते हैं, गलत आंसर निकल कर आता है। एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है। अगर नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकल कर आ रहा है ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा। अब देखिए यहाँ पर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाने पर या टॉप टू बॉटम जाने पर ग्रुप में, वो क्या क्या निकल कर आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप एक बात ही समझेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है। कहीं पर भी आप निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा निकल कर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर देखो जब आप पीरियड में जाते हो तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा निकल के आएगा। नेगेटिव में ज्यादा है वैसे भी ज्यादा ही होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव साइन नहीं सोचना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव लगा दूं तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। वेरी सिंपल, यही समझा रही हूँ मैं आपको इतनी देर से।
अब हम बात कर लेते हैं इन पीरियड, सेकेंड पीरियड की बात कर लेते हैं। सेकेंड पीरियड में बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको ये सब एलिमेंट्स मिलेंगे सेकेंड पीरियड में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में मैंने आपको अभी पढ़ाया। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 2s2 2p3। ये कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर देखिए 2s2 2p2 है, बोरॉन का 2s2 2p1 है, ऑक्सीजन का 2s2 2p4 है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को ये लेना नहीं चाहता। इसमें जब आप नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो ये लेना नहीं चाहेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, पहले से ही स्टेबल है, ये लेना नहीं चाहता। अगर दोगे तो नेक्स्ट शेल आएगी तो एनर्जी ज़्यादा, मतलब एनर्जी जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है जब आप नाइट्रोजन में ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी कम आती है, मतलब पॉजिटिव में आती है। पॉजिटिव इन द सेंस ऑफ हमें एनर्जी देना पड़ेगी, एनर्जी देना पड़ेगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नाइट्रोजन की सबसे कम होती है। पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम। अब देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, बोरॉन है। अगर नॉर्मल ट्रेंड होता, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो ऐसे होता नॉर्मल ट्रेंड। बट नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से नाइट्रोजन सबसे पीछे चला गया। तो आपने देखा कैसे अगर हम नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये लेना नहीं चाहेगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहेगा, आप जबरदस्ती ऐड कर रहे हो, तो वही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। तो इसलिए नाइट्रोजन की सबसे कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये लेना नहीं चाहता। जबरदस्ती डालोगे भाई तो एनर्जी आपको देना पड़ेगी, एंडोथर्मिक लेना नहीं चाहेगा। नाइट्रोजन की सबसे कम है। अब यहाँ पर कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, 2 से क्या होगा 3 हो जाएगा। अब ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया कार्बन का, तो ये इजीली ले लेगा, ये खुश हो जाएगा, ये खुश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी कार्बन की। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की। उसके बाद नाइट्रोजन पीछे चले गए, फिर किसकी आएगी यहाँ पर, कार्बन की, फिर यहाँ पर बोरॉन आ गए, राइट। क्या आ गया यहाँ पर, बोरॉन आ गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर ये ऑर्डर होगा, नाइट्रोजन सबसे पीछे चला जाएगा, और जो ऑर्डर होगा सेम वैसे ही, नाइट्रोजन आप सबसे पीछे कर दो और सेम ऑर्डर, ऑक्सीजन फिर कार्बन फिर बोरॉन, ये ऑर्डर आएगा। अच्छा, जो कार्बन है वो आपका ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं जाएगा, ऑक्सीजन से आउट नहीं चला जाएगा। मैंने आपको बताया था पहले भी, आयोनाइजेशन एनर्जी बताई थी कि हाफ फिल्ड और फील्ड फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में एटम जो होता है, एलिमेंट, अपने से एक एलिमेंट ज्यादा तक जाता है, दो ज्यादा नहीं जाएगा, दो को कवर नहीं कर पाएगा। सिर्फ कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होगा, कार्बन आपका नाइट्रोजन से ज्यादा है, बट ये ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं हो पाएगा, है ना, इतना भी। अब ये स्टेबल नहीं हो पाएगा p3 कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन करेगा p3, तो इतना भी ज्यादा स्टेबल नहीं होगा कि ऑक्सीजन से आगे निकल जाए, ऑक्सीजन से पीछे ही रहेगा, राइट। तो सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो कार्बन का है वो p2 है। जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो p3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका, कार्बन का। तो ये यहाँ आ गया, फिर वैसे ही रखना है आपको, सिंपल बता दिए सारी बात। अब देखिए सेकंड है थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में क्या होता है, थर्ड पीरियड में आप आओगे तो एल्युमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर ऐसे होता है, अल्सीपस, क्लो, ऐसे क्लोरीन वगैरह होता है।
अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एल्युमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, जब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो यहाँ पर एल्युमिनियम में सेम ऐसे ही आएगा, बोरॉन फैमिली का मेंबर है एल्युमिनियम, तो यहाँ पर S2P1 NH2NP1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, चलिए ठीक से लिख देते हैं, 3S2 3P1 होता है ना, 3S2 3P1। अब यहाँ पर देखिए 3S2 3P2, 3S2 3P3, 3S2 3P4। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आ गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट शेल का है वो मैंने लिया है। अब देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे एल्युमिनियम से सल्फर, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। देखो यहाँ पर जब नॉर्मल ट्रेंड लिखोगे तो ऐसे आना चाहिए, ऐसी तो आएगा, बट हो क्या रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पर ये P2 है। यहाँ पर भी सेम रूल लगा देंगे। क्या रूल लगेगा वो देखिए, यहाँ पर देखो एल्युमिनियम है, फिर उसके बाद सिलिकॉन है, ये फास्फोरस है, ये सल्फर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फास्फोरस है इसके पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन ये लेना नहीं चाहेगा, कौन? फास्फोरस, क्योंकि इसका जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन दोगे सिलिकॉन को तो यहाँ पर ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, पी में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये आराम से ले लेगा, ये कहेगा हाँ मुझे दे दो सिलिकॉन, मेरा तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, तो ये बहुत जल्दी से ले लेगा। जितने जल्दी लेगा इलेक्ट्रॉन, जितनी जल्दी लेगा इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है इसकी, सिलिकॉन की, किससे? फास्फोरस से। अब यहाँ पर देखिए सल्फर की सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन की फास्फोरस से ज्यादा है, सिलिकॉन की किससे ज्यादा है? फास्फोरस से ज्यादा है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई, सिर्फ एक्सचेंज हुए हैं, सिलिकॉन फास्फोरस से आगे निकल जाएगा, निकल गया ये सिलिकॉन, फिर उसके बाद ये फास्फोरस है। और आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, ये ऑर्डर आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। क्लियर हो गया? एक बार और अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर, एल्युमिनियम है, फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर फास्फोरस आएगा, सिलिकॉन फास्फोरस से आगे निकल गया, फिर सल्फर है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा सल्फर की और सबसे कम एल्युमिनियम की, राइट। तो हाफ फील्ड वाला जो है यहाँ पर सिलिकॉन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन अचीव करने के बाद इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो ये फास्फोरस से आगे निकल गया, सल्फर से आगे कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में सिलिकॉन ऐसा नहीं है कि सल्फर से भी आगे निकल जाए, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ अपने से एक एलिमेंट आगे निकलेगा, फास्फोरस से आगे निकलेगा बस, ये आपको याद रहना चाहिए। कंडीशन मैंने आपको बता दी है, क्लियर हो गया ये। अब बात कर लेते हैं, पीरियड में तो हमने देख लिया, अब ग्रुप में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन ग्रुप, ग्रुप में ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, स्मॉल साइज के होते हैं, थर्ड पीरियड में आएंगे तो साइज इंक्रीज हो जाता है। आपको पता है साइज टॉप टू बॉटम, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होता है। थर्ड पीरियड में देखिए एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स जो हैं उनका साइज सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट से ज्यादा होता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लॉन पेयर आपको पता होना चाहिए, वैलेंस शेल के बारे में ट्रिक जो है वो मैंने आपको बता दी है, कितने वैलेंस शेल होते हैं, है ना, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे आप क्या कहते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे आप क्या कहते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हो, राइट। अब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लॉन पेयर बनाते हैं, ये भी आपको पता है। अब देखो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ट्रिक मैंने आपको बताई है, मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, आपको देखना है वो लेक्चर, कहाँ बताइए, सारी बात बताइए। बहुत इजीली आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो अगर आपको वो ट्रिक पता है।
अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह क्लोरीन सेम ग्रुप का मेंबर है, तो यहाँ पर भी 7, ऑक्सीजन के पास 6 है, तो सल्फर सेम फैमिली का मेंबर है, ऑक्सीजन फैमिली का, तो यहाँ पर सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर देखो फ्लोरीन स्मॉल साइज का है फ्लोरीन, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 7 है। क्लोरीन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, बट इसका साइज बड़ा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो फ्लोरीन में ज्यादा होगी। फ्लोरीन में 5 छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो फ्लोरीन में, यहाँ पर क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो फ्लोरीन के अंदर, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, साइज स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा लगेगा, यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा लगेगा, ये दूर हटा देगा कि हमें नहीं चाहिए, हम तो में ऐड नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसको ऐड करना पसंद नहीं करेंगे, ये इसे धक्का मार देंगे, भगा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी लेस हुई, मतलब अट्रैक्शन एटम का और इलेक्ट्रॉन का लेस है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेस हुई। अब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम है, एनर्जी कम रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होगी, राइट, फ्लोरीन की। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकेंड पीरियड। ऐसा क्यों होता है, सेकेंड पीरियड का साइज खूब बड़ा है, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये बात सही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, बट साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर दूर है। अब जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो रिपल्शन भी कम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या होगी, थर्ड पीरियड की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड पीरियड। अब आप यहाँ पर देखिए सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड की ज्यादा होती है सेकेंड पीरियड में, राइट। अब यहाँ पर एल्युमिनियम की ज्यादा होगी बोरॉन से, सिलिकॉन की ज्यादा होगी कार्बन से, फास्फोरस की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, सल्फर की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो यहाँ पर ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है एंड ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर ये ज्यादा है किसकी, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स की। अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, इनके ग्रुप में जैसे बोरॉन फैमिली है, बैगन आलू गाजर इन थैला, तो एल्युमिनियम की ज्यादा होती है बोरॉन से, ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन है, तो यहाँ पर जब आप ऑर्डर देखोगे FCl Br I, इनका ग्रुप है फ्लोरीन हेलोजन फैमिली, तो यहाँ पर ये टॉप टू बॉटम जाने पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस के बीच में दूरी बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था अगर शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन कम हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। तो आप जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर देखो आयोडीन की सबसे कम है, फिर ब्रोमीन की है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, सेकेंड और थर्ड पीरियड में कंफ्यूजन होगा आपको, तो यहाँ पर क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की कंपेयर में, क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन की कंपेयर में, बट होता क्या है, सेम ऑर्डर वैसे ही करना है, ऐसे कर दो, राइट। तो क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन की कंपेयर में, सिर्फ चेंज कहाँ पर देखने को मिलेगा, क्लोरीन और फ्लोरीन में, क्लोरीन की ज्यादा होगी क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, फ्लोरीन की कम होगी सेकेंड पीरियड का है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात चल रही है, और बाकी सब ऑर्डर वही रहता है, टॉप टू बॉटम जाने पर शेल ऐड होती चली जाती है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी नीचे जाने पर। अब देखिए सेकेंड पीरियड में क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाती है, वैसे होना क्या चाहिए था, जैसे ये है उस से टीपो, ये है ऑक्सीजन फैमिली, तो सल्फर की ज्यादा होना चाहिए थे ऑक्सीजन से, और बाकी सब ऑर्डर सेम होना चाहिए था, ये सिलिकॉन है, ये है, राइट। बट हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर सेलेनियम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट ये जो ऑक्सीजन है इसकी सबसे कम हो गई, यहाँ पर पहुंच गया ऑक्सीजन, ये आ गया, ये बात आपको याद रखनी है, जो सेकंड पॉइंट है वो आपको याद रखना है। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन की सबसे कम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपनी फैमिली में,
क्लियर हो गया। अब नोट देखिए यहाँ पर A प्लस बी, ये रिएक्शन है, C प्लस डी ये दे रहे हैं प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगर इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं, है ना, घुमा दिए इस रिएक्शन को, C प्लस डी को यहाँ पर ले लिया और A प्लस बी बनाया। अब जब ये रिएक्शन उल्टी हो गई तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच का साइन भी अपोजिट हो जाता है। ये आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। यहाँ पर आपको बस इतनी बात याद रखनी है, अगर आप रिएक्शन को घुमा रहे हो तो साइन को भी, डेल्टा एच के साइन को भी घुमाओगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच के साइन को भी घुमाओगे। यहाँ पर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये फ्लोरीन है, जब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये F नेगेटिव बना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। अब यहाँ पर देखिए F नेगेटिव में जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एनायन में से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना, जब भी हम किसी भी एटम या एनायन में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसको आप क्या कहोगे, उस एनर्जी को आप क्या कहोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एच Eg ऑफ फ्लोरीन एंड आयोनाइजेशन ऑफ फ्लोरीन, ये क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं तो ये क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पर ये इक्वल है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन ठीक अपोजिट ही तो है। यहाँ पर F में, फ्लोरीन में आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया फ्लोरीन को तो F नेगेटिव बना। अब यहाँ पर F नेगेटिव जो बना उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ठीक अपोजिट रिएक्शन है, ठीक अपोजिट रिएक्शन से ये। तो यहाँ पर डेल्टा एच Eg ऑफ फ्लोरीन कहला रही है फर्स्ट वाली रिएक्शन। सेकंड वाली रिएक्शन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F नेगेटिव। तो यहाँ पर ये सेम एनर्जी आपको मिलेंगी, मैग्नीट्यूड वाइज सेम एनर्जी आपको मिलेगी। देखो यहाँ पर डेल्टा एच Eg ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव साइन की हम बात नहीं कर रहे, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे। आयोनाइजेशन एनर्जी तो ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर है। F नेगेटिव में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो डेल्टा एच Eg की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है और आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव है। क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर नहीं कर सकते तो हम मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल निकल के आएगा, डेल्टा एच Eg ऑफ फ्लोरीन और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F नेगेटिव। मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या निकल के आएगा, इक्वल, राइट। मैंने आपको ये क्यों बताई, क्योंकि मैंने आपको रिएक्शंस के बारे में बताया। मैंने आपको ये बताया अगर आप रिएक्शन अपोजिट कर दोगे तो यहाँ पर साइन भी क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है। आपको ये सारी रिएक्शंस दी हैं, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं। जब आप कार्बन में, ये कार्बन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, इस कार्बन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया नाइट्रोजन और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट और नोबेल गैसेस अगर हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। और जितने भी हैं रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। सिर्फ नाइट्रोजन की और सेकंड ग्रुप के मेंबर की, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है इनकी, और नोबेल गैसेस की, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये एंडोथर्मिक, बाकी सबकी क्या होगी, नेगेटिव होगी, जितने भी बचे इनके अलावा। अब देखो यहाँ पर कार्बन में जब आपने इलेक्ट्रॉन डाला, कार्बन ना ही नोबेल गैस है, ना नाइट्रोजन है, ना ही इनर्ट गैस है, नोबेल गैस है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, नेगेटिव, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। नेक्स्ट देखिए सेकंड वाला है सोडियम है। सोडियम में से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सोडियम के एटम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकालना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा किसी भी एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, इलेक्ट्रॉन निकालने को आप क्या कहते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी कहोगे, हमेशा आपको एनर्जी देना पड़ती है।
तो यहाँ पर देखो एनर्जी देना पड़ेगी, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप सोडियम में से। नेक्स्ट देखिए थर्ड है नाइट्रोजन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। देखो यहाँ पर ये नाइट्रोजन आ गया, ये नाइट्रोजन आ गया, डेल्टा एच ई पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन का, एंडोथर्मिक। फोर्थ देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये ठीक इसका अपोजिट है। एन नेगेटिव में से आप क्या कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो एन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन है, ठीक अपोजिट है। ये दो रिएक्शन है, ये जो दोनों रिएक्शन है ये एक दूसरे के अपोजिट है। देखो यहाँ पर एक का अगर नेगेटिव साइन है तो दूसरे का पॉजिटिव साइन आएगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये नेगेटिव, अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव है, ये वाली रिएक्शन जो थी थर्ड वाली, यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल था नाइट्रोजन के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव थी, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये रिएक्शन ऊपर वाली ठीक नीचे वाली के अपोजिट है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक। यहाँ पर देखिए आप फोर्थ वाली रिएक्शन है एन नेगेटिव, एन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने आपको बता दी है। ये जो दोनों रिएक्शन है ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर ये फर्स्ट वाली एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता। देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं कर रहा है। ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये ऊपर वाली रिएक्शन जो थर्ड वाली रिएक्शन है वो फोर्थ वाली की ठीक अपोजिट है। अगर ये एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो आप कंफ्यूज भी हो गए, मैम एन नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी यहाँ पर, और आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक नेचर होता है। आपको कुछ नहीं सोचना है ये सब। आपको सिर्फ ये वाली बात मैंने आपको क्यों पढ़ाई है, ये वाला पॉइंट पढ़ाया है। अगर एक रिएक्शन ऊपर वाली नेगेटिव है डेल्टा एच की वैल्यू, तो नीचे वाली रिएक्शन के लिए उल्टी हो रही है, पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू। यहाँ पर भी ठीक ऐसे ही होगा। अगर ये एंडोथर्मिक है डेल्टा एच ईजी, यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखिए फिफ्थ वाला है O माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको बताया ऑक्सीजन में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकल कर आएगी। ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जब आप फिर से इलेक्ट्रॉन एक और ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर ये क्या निकल कर आ रहा है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकल कर आएगी। और आपको पता है जब भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात आती है वो एंडोथर्मिक होती है। आपको एनर्जी देना पड़ेगी। अब की बार जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यहाँ पर पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन ओ नेगेटिव में जाना नहीं चाहेगा, जाना नहीं चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। आपको एनर्जी देना पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो मैंने आपको ये सारे पॉइंट बता दिए हैं। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप पहचान लोगे। आपको सिर्फ ये देखना है, अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात चल रही है तो वो एंडोथर्मिक होती है। और यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में आपको पता है, एंडोथर्मिक है नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है नाइट्रोजन की, सेकेंड ग्रुप के मेंबर की पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नोबेल गैस की पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पर जो ये रिएक्शन है, ये नीचे वाली फोर्थ वाली, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि नाइट्रोजन एन नेगेटिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी होगी इसकी पॉजिटिव। हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर आप एंडोथर्मिक लिख सकते हो, लेकिन आपको वैसे नहीं करना। आपको कैसे करना है, ये रिएक्शन आपको पता है, ये ठीक अपोजिट रिएक्शन है, इस रिएक्शन के ठीक अपोजिट रिएक्शन है ये वाली फोर्थ वाली, तो ये कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। अगर ये एंडोथर्मिक है, यहाँ पर एनर्जी आपको देना पड़ रही है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक है। इसलिए मैंने आपको ये वाला पॉइंट समझाया, डेल्टा एच अगर ईजी नेगेटिव है इस रिएक्शन के लिए, तो सेकेंड रिएक्शन के लिए ये पॉजिटिव होगा। रिएक्शन को आप
रिवर्स करोगे तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच का साइन भी रिवर्स हो जाएगा। और नेगेटिव पॉजिटिव से आप समझ जाओगे, अगर नेगेटिव है डेल्टा एच का साइन तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है। क्लियर हो गया? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, अच्छी बात है। चलिए अब आगे आते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एप्लीकेशन क्या है वो देखिए। फर्स्ट है नॉन मेटेलिक करेक्टर। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज होती है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर आपका इंक्रीज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लेने की चाहत बढ़ती चली जा रही है। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर है। नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा है, मतलब नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है। राइट। अब ग्रुप देखिए यहाँ पर, जब आप नीचे जाओगे टॉप टू बॉटम तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर शेल इंक्रीज होते चले जाते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है, नॉन मेटेलिक करेक्टर भी कम हो जाएगा नीचे जाने पर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, और इस साइड अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे उल्टे चलोगे तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। तो यहाँ पर एस ब्लॉक मेटल में मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होता है, एस ब्लॉक में सारे एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पर, ग्रुप में। सेकंड देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आपको आइडिया पड़ गया नॉन मेटेलिक करेक्टर का, आइडिया हो गया ये। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटेलिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज हो रहा है। सेकंड देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर आप किस तरह से समझोगे, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब कोई भी एटम, देखो यहाँ पर कोई भी एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना इजीली ले लेगा तो इसका मतलब क्या है, एक्स नेगेटिव बना रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या ऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जितना ज्यादा इजिली ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर ऐड हो जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, और यहाँ पर उसका ऑक्सीडाइजिंग जो कैरेक्टर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ज्यादा होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो एलिमेंट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात जो है वो अपोजिट में बात करते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अगर रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, एक्स क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर रहा है, रिड्यूस्ड होकर एक्स नेगेटिव बना रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अपोजिट सेंस में बात करते हैं, मतलब दूसरे के रेस्पेक्ट में, दूसरे का क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो मतलब दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो दूसरे के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। क्लियर हो गया पॉइंट? देखो यहाँ पर जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। अब यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बता दी, यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। थर्ड देखिए बॉन्ड फॉर्मेशन। आपको पता है कभी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पर NaCl, Na प्लस Cl नेगेटिव, ये आयंस होते हैं, कैटायन एंड एनायन। इनमें जब आपस में इंट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। राइट। अब देखिए यहाँ पर Na क्या करता है, इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्रोसेस है उसमें जो एनर्जी आपको देना पड़ेगी उसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हो। इस एटम में से, सोडियम के एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ती है। जब भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एनर्जी दोगे, हर बार ये बता रही हूँ, तो उसे आप क्या कहोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी।
आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी इजीली ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए, कैटायन चाहिए और एनायन चाहिए। जितना जितनी जल्दी है ना ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, तभी तो कैटायन बनेगा ये। अब देखिए यहाँ पर Cl नेगेटिव, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो Cl नेगेटिव बनेगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगी, इसकी इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आपको कौन सी एनर्जी यूज करना पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्लोरीन है, हेलोजन है, जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होता है और स्टेबल होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव तो आएगी आएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्लोरीन, राइट। वैसे भी मैंने आपको बता दिया नाइट्रोजन ग्रुप सेकेंड और क्या बताया था, नाइट्रोजन ग्रुप सेकेंड और नोबल गैस। और एक बात और बताई थी, फोर्थ पॉइंट कौन सा बताया था, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब पॉजिटिव होती है, बाकी सब जितना भी है सब नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्लोरीन देखा आपने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव है, तो मतलब ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो यहाँ पर जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा क्लोरीन उतना इजीली Cl नेगेटिव बना देगा। तो यहाँ पर Na प्लस और Cl नेगेटिव जितने इजीली बनेंगे, राइट, जितने इजीली बनेंगे उतना इजीली NaCl भी तो मिलेगा हमें, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उतने इजीली, और यहाँ पर NaCl आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, तब आपको NaCl मिल रहा है। यही बात समझानी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली होगा। आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, तब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, NaCl मिल जाएगा, इजीली बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, NaCl आपको आयनिक कंपाउंड मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से आप क्या समझे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का आपको आइडिया लग गया, सेकंड ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको पता चल गई, थर्ड आपको बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया, आयनिक बॉन्ड पे फॉर्मेशन के बारे में आपको आइडिया लग गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बता दी है, सारी बात बता दी है, ओके। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी में 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट करा दी है, कौन कौन सी हैं, एटॉमिक रेडियस, सेकंड मैंने आपको बताया आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आज के लेक्चर में कंप्लीट करवा दी। अब फोर्थ मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये कोहिनूर सीरीज है, नीट और जेई वाले बच्चों के लिए मैं आपको डिटेल लेक्चर यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, जो बच्चे 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर सफिशिएंट है। तो यहाँ पर ये जितने भी लेक्चर हैं ये आपके लिए सफिशिएंट है, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करो। केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स फ्री हैं, A to Z क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी यहाँ पर मेरे चैनल पे। चैनल का नाम है डॉक्टर हिरा फिरदौस, आप इसको सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, लाइक करो, कमेंट्स करो, कमेंट जरूर किया करो, ओके। टेलीग्राम लिंक है ये हमारी, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, ये QR कोड है, स्कैन कर भी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।